पिछला हफ्ता जो था वो कुछ कुछ छुट्टियों से भरा हुआ था। एक दिन की छुट्टी, 2 दिन काम करेंगे, फिर छुट्टी आ जाएगी। लेकिन जो एक चीज प्रॉब्लम चल रही थी वो काफी हद तक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी एड्रेस हुई है। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो थी बैक टू बैक सीवियर सेलिंग की प्रॉब्लम। और अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे ना तो वो प्रॉब्लम हल्की सी रिजॉल्व हुई है। मैं दो डाटा आपके सामने रखूंगा जिसकी बदौलत आपको ये बात पता लगेगा कि जो सीवियर सेलिंग की प्रॉब्लम थी वो कैसे सुलझी है। पहला पॉइंट अभी से ही बता देता हूं। पहला पॉइंट, जहां पे टिपिकली सपोर्ट पिछली बार मिला था वहीं पे ही सपोर्ट मिला। दूसरा, एफ एंड ओ के डाटा के हिसाब से देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अब शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, बकायदा लॉन्ग बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्न अराउंड पॉइंट है। अगर मंगलवार वाला डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है कि वो ब्रिज को उड़ा देंगे और वो प्लांट डे होगा, पावर प्लांट डे होगा, अगर वो हट जाए तो बाजार अब उस लेवल को वापस टेस्ट करने के लिए नहीं जाएगा। और अगर ये धमकी वास्तव में तब्दील हो गई बड़े युद्ध में, तो फिर इससे भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। एक एक करके डाटा सभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी, आप इसको जरा पहले नोटिस कीजिएगा। 52 लॉन्ग बने, 87 शॉर्ट थे, उसके बावजूद भी बाजार 33 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। पहला पॉइंट नोटिस करने का। दूसरा पॉइंट, 33 की शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग 44 है। देखा जाए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है शॉर्ट कवरिंग के मुकाबले भी, लेकिन फिर भी बाजार, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। ये एक ऐसा सेशन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, जिसने ना केवल कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया बल्कि ये भी बताया कि करीब 1200 पॉइंट तक अगर बैंक निफ्टी टूट जाए तो उसको इंट्राडे में भी रिकवर किया जा सकता है। आपको पता है बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से रिकवर करके आया था उस दिन। 1200 नहीं, इनफैक्ट थोड़ा और ज्यादा, 1350 से 1400 पॉइंट की रिकवरी हुई है। तो ये इंट्राडे में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो होने को क्या है, 1 2 दिन में तो पहले दिन हमने हजारों बार देखी हुई है, लेकिन सिंगल डे में रिकवर कर जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसलिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट की स्ट्रेंथ का एक अच्छा उदाहरण है जो बाजार ने दिया कि वो एक्सट्रीम सेलिंग जोन में गया हुआ है, वहां से रिकवर करके भी ला सकता है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा हर्षोत्साहित होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए? नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि आगे चल के उसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एडवांस डिक्लाइन को यहीं रोक रहा हूँ। मार्केट के अंदर जो जुझारूपन है, लड़ने की क्षमता है, वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पता लगा कि अभी भी इसमें काफी ज्यादा है। ये 1300 पॉइंट को इंट्राडे में बैंक निफ्टी रिकवर करवा सकता है, 500 पॉइंट निफ्टी रिकवर करा सकता है, 400 पॉइंट। तो इट्स अ गुड साइन। जो हमें मार्च की प्रॉब्लम दिख रही थी वो अप्रैल में वो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सीवियर सीवियर कटिंग वाली सेलिंग की। ठीक है, तो इट्स अ गुड साइन। तो ये पॉइंट आपको एडवांस डिक्लाइन में भी दिख रहा है। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है तेजी के लिए, बट हाँ, थोड़ा कॉशियस टू पॉजिटिव होने की जरूरत जरूर है। अब आएंगे नेक्स्ट नंबर्स। नेक्स्ट होगा आपके पास एफ आईज की होल्डिंग्स का। क्या होल्डिंग्स में कुछ चेंजेस हुआ है? तो आप देखोगे कोई चेंजेस नहीं हुआ होल्डिंग्स में, एज इट इज पोजीशन है 168475। सबसे ज्यादा माल डीआईज लेके बैठे हैं, इससे ज्यादा लेंगे नहीं वो। 85 तो करीब करीब लिमिट कुछ नहीं होती है इसमें, बट हिस्टोरिकली चेक किया जाता है कि कितने तक जाते हैं वो। तो 84 85 से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो इसलिए डीआईज की होल्डिंग्स 84% लॉन्ग है। रिटेल 75% है, एथिकली थोड़ा कम होना चाहिए बट ज्यादा है। दूसरा, एफआईज की होल्डिंग 16% है। मैं इसमें दो मेजर प्लेयर, इंस्टीट्यूशन एफआईज और डीआईज के बारे में सिर्फ लाइन रखूंगा। एक, पहला, डीआईज आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। डीआईज की ही बदौलत है जो आप बार बार आके 22,300 22,500 वाली रेंज में सपोर्ट ले रहे हैं। ध्यान रखा जाए, 3 बार आप कर चुके हो। ये थर्ड टाइम थी जब मार्केट की यहीं पे ही सपोर्ट बना है। तो पहले डबल बॉटम, फिर ट्रिपल बॉटम भी यहीं बन रहा है। तो नंबर ऑफ बॉटम जितने यहाँ पे बनते जाएंगे उतनी मार्केट के अंदर पावर आएगी। डबल बॉटम सबसे कमजोर होता है जिसको ब्रेकआउट, ट्रिपल बॉटम और मजबूत, फोर्थ बॉटम और मजबूत होगा। ठीक है, तो यानी ये 22,300 22,000 वाली रेंज मार्केट ना ब्रेक करे किसी भी वजह से। दूसरा पॉइंट, अगर आप एफ आई की होल्डिंग्स चेक करते हो 16% है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ साथ ही एफ आई की पोजीशन चेक करोगे तो वहां पर आपको निराशा दिखेगी। मैं फिर से आपको बताता हूँ होल्डिंग्स और पोजीशंस में क्या फर्क होता है। टिपिकली हम होल्डिंग्स चेक नहीं करते हैं जो टीवी पे या कहीं और जगहों पर है, बट होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है।
हम पोजीशंस चेक करते हैं कि उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया। जैसे नेट में कैश में करीब 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आई। फ्यूचर्स में नेट में 485 करोड़, 65 करोड़ की सेलिंग है। ऑप्शंस में सेलिंग है। तो ये क्या है, मार्केट अभी भी वीक है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कॉशियस टू पॉजिटिव जरूर रहिएगा। मार्च महीने में कॉशियस टू नेगेटिव था मार्केट। अभी कॉशियस टू पॉजिटिव अप्रैल में मेरे को तो कम से कम दिख रहा है डाटा के अकॉर्डिंग। तो बस यही पॉइंट आपको बताना है कि होल्डिंग्स यानी कि एफआईज रखा हुआ माल नहीं बेच रहे। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नंबर्स नेट में इंडिया में सेलिंग में आ रहा है। हालांकि एफआईज की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि आप एक यूफोरिया वाली स्टेज में हो, जिसमें ईरान, डोनाल्ड ट्रंप, खुद ईरान की स्टेटमेंट्स भी, और क्रूड के प्राइसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज का। अच्छा, आप मेरे को खुद ही सोच के बताइए, आपको याद है आपने कब डॉलर इंडेक्स चेक किया होगा? नहीं चेक किया होगा। आपको ये भी याद नहीं होगा कि कब आपने जाके बॉन्ड मार्केट्स के अंदर कुछ चेक किया होगा? नहीं चेक किया होगा। आपने कब जाके क्रिप्टोस के अंदर बहुत ज्यादा जाके चेक किया होगा? नहीं चेक किया होगा। द रीजन इज बिंग क्योंकि आप इसी यूफोरिया में हो। आपको फुर्सत दे डोनाल्ड ट्रंप तभी तो कहीं आप कुछ और पढ़ पाओगे। वो तो हर 2 ढाई 2.5 घंटे में ट्वीट कर रहे हैं। फिर खबर ऐसी फैल जाती है कि वो डेथ हो गई है उनकी, और वो कहीं पे बीमार है। मतलब इतनी गंभीर गंभीर खबरें, और मार्केट से आप एक्सपेक्ट करते हो रिएक्शन ही ना दे। ऐसा होगा नहीं, मार्केट तो रिएक्शन देगा। हायर विक्स पे है इसलिए रिएक्शन तो देगा। अब समरी आएगी, फटाफट से हम 2-4 मिनट में समरी पढ़ लेते हैं। जो भी सारा डाटा अभी तक आपने देखा है टेबुलर फॉर्म में, मैं उसको समरी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समरी को हम रखते हैं, और इसमें जो क्रूड वाला एक्सपेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक करके पॉइंट सारे स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देखते जाइएगा। कच्चा तेल बिगाड़ रहा है मार्केट में रिकवरी का खेल, वजह $110 पे भी चल रहा है। और मंगलवार वाली जो धमकी है उनकी कि मैं पावर प्लांट डे और ब्रिज डे बना दूंगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हो गया तो फिर ये क्रूड बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और आप जो एक क्रूड इमरजेंसी है, क्रूड लॉकडाउन जो है, उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं आज आपको बता देता हूँ, क्रूड कोई बड़ी बात नहीं है कि 140 पे भी पहुंच जाए। अगर वो होता है तो सक्सेसफुली होता है तो, नहीं तो नहीं। मार्केट ज्यादा इसलिए रिएक्शन दे रहा है क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए तेज रिएक्शन मार्केट का मिल रहा है हर पॉजिटिव और नेगेटिव खबर पे। ठीक, थर्ड पॉइंट, मंगलवार को जो ट्रम्प की धमकी है वो एक अग्नि परीक्षा की तरह है। पास हो गए उस अग्नि परीक्षा में, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो करके दिखा दिया, तो फिर डैमेज ज्यादा होगा। जैसे उन्होंने अपने 2 सैनिक इराक से निकाल के ले आया, सॉरी ईरान से निकाल के ले गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वैसे देखा जाए फौज की तो, लेकिन फिर भी चलो है। अब लेवल्स पे आते हैं। 22,300, 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। ये डबल टॉप नहीं, अब ट्रिपल बॉटम बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट का हो चुका है। आखिरी सत्र में मार्केट ने 22,300 से ही वापस से सपोर्ट लिया और रिकवरी दिखाई। 23,000 पार होने पर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट्स वालों को भी डर नहीं है। उनको डर कब लगेगा? जब वो अपने लेवल्स के नीचे बहुत ज्यादा खाई देखेंगे। जैसे 23,000 पे खड़े होके वो झांकेंगे ना ऐसे, तो उनको देखेगा अरे हम तो 22,300 से ऊपर आ गए हैं, इतना ऊपर आ गए हैं। तो फिर उनको डर लगेगा, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 23,000 मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर है, बटन दबाएगा। इससे पहले बटन नहीं दबेगा, इसलिए 23,000 आना बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट रखो, कॉशियस टू पॉजिटिव हो, बट एक्सट्रीम पॉजिटिव होने की अभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रूड एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और अगर आपने 6 लाइनें पढ़ी हैं हमारी समरी की, तो उसमें से सारी बातें क्रूड के इर्द गिर्द घूम रही हैं, प्रॉपर क्रूड के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और कुछ वैल्यू नहीं चल रहा है। आपने आपको और मेरे को ये बात पता भी नहीं होगा कि ईरान के कितने लोग शहीद हो गए, या अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए। आपको सबसे ज्यादा चिंता या सबसे ज्यादा फोकस एरिया जो आपका है वो क्रूड ही है, कि क्रूड में इस समय क्या, और पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली में, आप नहीं, पूरे वर्ल्ड में यही लोग सोच रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस कैसे जाएंगे और हमें हैंडल कैसे करना है। क्योंकि वो प्राइसेस बहुत शार्पली मूव कर रहे हैं। आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप क्रूड की बास्केट चेक करोगे, 7 to 8% का जंप हुआ है। $102 का क्रूड सीधा $110 पार हुआ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेट एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, वो भी जरा देख लीजिएगा। मार्च सीरीज बाजार के लिए काफी खराब थी, लेकिन अप्रैल में जो प्रॉब्लम थी ना कि सीवियर सेलिंग हो रही है, टूटे जा रहा है टूटे जा रहा है, वो एग्जैक्टली अभी तक नहीं देखने को मिली है। तीसरा, तेल से ही भारतीय बाजार को कनेक्ट करना, युद्ध से नहीं। बोले युद्ध में ये मिसाइल छोड़ देंगे, उसका ईगल हॉक टूट गया, उसका B2 बॉम्बर यूज हो रहा है, डजेंट मैटर फॉर यू। मैटर क्या करता है? तेल क्या हो रहा है।
ठीक है, तेल के दाम बढ़ने से सरकार की भी प्रॉब्लम है, आम लोगों की भी प्रॉब्लम है, आरबीआई सबकी प्रॉब्लम है, कंपनीज की भी प्रॉब्लम है। तो मार्केट को चेज नहीं करें, उसके पीछे भागे नहीं, बल्कि एक लॉट से दूसरे लॉट में कम से कम 500 से 700 पॉइंट निफ्टी का फर्क रखें। और अभी तक सिर्फ 70%, 60 से 70% पैसा ही आपका लगा होना चाहिए इंडेक्स में। अगर आपने इंडेक्स के लिए 100 रुपये निकाले तो 70 रुपये ही लगे होने चाहिए। 30 रुपये भी आप बचा के रखो, क्योंकि वो 30 रुपये आपके मार्जिन भरने के काम आ रहे हैं। आपने जो ऊपर माल लिया है वो उसको बचाने, देखो माल बचेगा तभी फायदा भी होगा, माल होगा ही नहीं तो फायदा ही क्या होगा। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 16% है, दिस इज अ गुड साइन कि एफआईज आपको डैमेज नहीं कर रहे हैं। ऑल द एफआईज की इंपॉर्टेंस कम हो गई है क्योंकि आप युद्ध की यूफोरिया में हो, बट स्टिल ठीक है, जल्दबाजी ना करें, कम खरीदें, किश्तों में खरीदें, वायदा में खरीदें, ताकि इसको आप रोल ओवर कर पाओ। और ऑप्शंस में ट्रेड तभी करें जब आपको आता हो। फटाफट से निफ्टी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखाता हूँ। देखो काफी दिनों बाद आपको ट्रेंड में लिखा हुआ दिखेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। काफी दिनों के बाद आपको ये दिख रहा होगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने फिर से प्रूव किया है काफी दिनों बाद कि वो इंट्राडे में भी रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट डे रिकवरी तो आम बात है, वो तो 1000 बार हो चुकी है, बट इंट्राडे में इस तरह की रिकवरी, 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट निफ्टी सेंसेक्स की रिकवरी करना एक बड़ी बात है। ठीक है, 3% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ 3,29,000 है कॉन्ट्रैक्ट में। अभी भी शॉर्ट्स काफी ज्यादा है, आई रिपीट शॉर्ट्स काफी ज्यादा है। बटन कब दबेगा शॉर्ट कवरिंग का? जब आप 23,000 दिखाओगे। 23,000 को स्क्रीन पे टिका दो, उसके ऊपर क्लोज कर दो, शॉर्ट कवरिंग अपने आप आएगी। आपको अच्छी खबरें लानी नहीं पड़ेंगी, सिस्टम अपने आप ही अच्छी खबरें आपको देने लग जाएगा। ठीक है, मैं आजकल डीएमएस के नंबर आपको दिखाता नहीं, द रीजन इज बिंग क्योंकि डीएमए बहुत दूर है, उसको भी आपको रिलेट ना करो इसके साथ में। नाउ कम टू द निफ्टी पॉइंट्स कि निफ्टी के अंदर कैसे रणनीति होनी चाहिए। 22,300, 22,500 सपोर्ट एरिया है। 22,000 चला गया तो ये पूरा सपोर्ट का जो सिस्टम आप तंत्र बना रहे हो, इस सब का सब धराशायी डैमेज हो जाएगा। तो टिल 22,000 तक ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 22,300, 22,500 सपोर्ट एरिया है। ये दूसरी तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर जाते समय पहले 23,000, फिर 23,300 और 500 की जर्नी आप देख पाओगे। 23,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,000 पहला टारगेट भी है, शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी है। तो इसलिए इस 23,000 के इंपॉर्टेंट, हमने ब्रैकेट में ना एक वर्ड लिखा है लाइट। लाइट का मतलब रोशनी नहीं, लाइट का मतलब कम वॉल्यूम के साथ काम करना। जो भी रखना वॉल्यूम आपका कम होना चाहिए। सेम विद बैंक निफ्टी का डाटा भी दिखा दो। हमने बैंक निफ्टी भी निकाला आपके लिए। उस बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे उसमें भी लॉन्ग बना है। नीचे सबसे नीचे देखो ट्रेंड में हमने लिखा हुआ है फ्रेश लॉन्ग। काफी दिनों बाद लॉन्ग पोजीशंस बनी है। लॉन्ग पोजीशंस बनना बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं। ये मंगलवार वाली घटना जो डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी लिया, अगर ये थोड़ी भी फुस हो जाए, मान लो 50% भी फुस हो जाए ना, तब भी ये ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी मार्केट को। हाँ, अगर ये पूरी तरह से एग्जीक्यूशन में हो गया तो फिर क्रूड अपना असर दिखाएगा और क्रूड से सारा बाजार क्रैक होता जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मार्केट ने अपने आप को एक बार रोकने के लिए पोजीशन तो कर लिया है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं। 350 पॉइंट का प्रीमियम कम नहीं होता। 82,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। शॉर्ट कवरिंग ज्यादा आ सकती है, लेकिन ट्रिगर का बटन दबेगा इसका 53,000 पे। अभी ये 53,000 से दूर है करीब 1,500 पॉइंट। तो 1,500 पॉइंट इसको चलना पड़ेगा, निफ्टी को कम से कम 300-400 पॉइंट और चलना पड़ेगा। उसके बाद जाके शॉर्ट्स वालों को डर लगेगा कि हमने शॉर्ट कर क्यों रखा है मार्केट के अंदर, हमें कवर करना चाहिए। और वो बहुत बड़ी तादाद में है, कवर कर भी सकते हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं वो पहले वाले ही हैं, 50,000 से लेके 50,050 से लेके 51,000 तक के। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मार्केट ने पहले भी टेस्ट किया हुआ है। 51,000 को भी टेस्ट किया हुआ है, 50-500 को भी टेस्ट किया है। ये सपोर्ट एरियाज है। पुल बैक आ रहा है, इसलिए हम देखो ऊपर भी लिख रहे हैं बकायदा आपके लिए, बाइंग ऑन डिप्स एंड होल्ड। होल्ड उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी माल ले रखा है और पैसे ज्यादा नहीं है, क्षमता भी नहीं है नीचे प्लस करने की, वो तो सिर्फ होल्ड करके रखें। लेकिन जिनके पास पैसे ज्यादा है, क्षमता है, वो धीरे धीरे करके, निफ्टी का एक बेसिक रूल, गोल्डन रूल बना लीजिएगा। जब भी यूफोरिया होगा, इस तरह का पैनिक होगा, वॉर से हो या किसी और चीज से हो, तो कम से कम 700 पॉइंट का एक लॉट से दूसरे लॉट में फर्क होना चाहिए। बैंक निफ्टी का कम से कम 1,500 से 1,800 पॉइंट का फर्क होना चाहिए एक लॉट से दूसरे लॉट में।
मान लो 10,000 पॉइंट टूटे, तो बैंक निफ्टी 4 लॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास, 5 लॉट से ज्यादा। मान लो 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गई, तो 1 या 2 लॉट होने चाहिए आपके पास। इतना फर्क होगा तो फिर आप ज्यादा आसानी से मैनेज कर पाओगे। ज्यादा माल भर लोगे ना तो फिर वो हैंडल नहीं होगा। अभी लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ऊपर नहीं आ सकता मार्केट। उनको सब पता है कि मार्केट ऊपर आ सकता है, सारे लोग जानते हैं। जो पीसीआर हमारा सुन रहा है वो भी ये बात जानता है कि भी मार्केट ऊपर तो आ ही सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि माल इतना भर लिया कि जब नीचे होता है ना बाजार, उस समय माल भरने के लिए पैसे नहीं होते। तो इसलिए डिफरेंस वाली थ्योरी जरूर ध्यान रखा कीजिए। नाउ कम टू द पुट कॉल रेशियो डाटा। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा खिंचा था, इसलिए पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर आ गया, यानी कि फेयर वैल्यू पे खड़ा है, सस्ता नहीं है। बैंक निफ्टी भी खींचा है, बट बैंक निफ्टी क्योंकि ज्यादा टूटा है इस बार फॉल में, इसलिए इसका पुल बैक उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, और इसने अपना पीसीआर भी चेंज नहीं किया। तो पुट कॉल रेशियो भी 0.85 पे है। कुणाल परार इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इंडिया विक्स और देख लो स्क्रीन पर। 2% इंडिया विक्स बढ़ा है। ये भी आपको अलाउ नहीं कर रहा कि सुपर एग्रेसिव हो जाओ आप। ठीक है, तो सुपर एग्रेसिव ना होने के दो बड़े रीजन। पहला, अभी भी विक्स टूटा नहीं, विक्स हाइयर एंड पे खड़ा है। दूसरा, 23,000 का लेवल अभी हमने पार नहीं किया, जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबाएगा। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है मंगलवार वाली, वो एक बार पास और हो जाते देते हैं। ठीक है, तो 3 4 चीजें हमने मोटा मोटी आपके सामने सभी डाटा के फॉर्म में रख दिया। अब कुणाल बरार अपनी इंटेलिजेंस हमको देंगे। कुणाल भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए फिर से। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके 10 मिनट हमारे बहुत काम के होते हैं। जब आप ये 10 मिनट हमको देते हैं तो हमारा मतलब दिन बन जाता है, एक्चुअली मैं ऐसे बोलूंगा आपसे। तो एक बार आप मेरे को जो ना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना फटाफट टेक दे दीजिए। आपका निफ्टी पे टेक क्या है और बैंक निफ्टी पे टेक क्या है? गुड मॉर्निंग सर। वेल, निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 70 80 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो सकती है, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल निफ्टी की बात करें डिम्पी जी, तो निफ्टी पिछले कई दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही ट्रेड कर रही है। आप मैक्स वाई की बात कर लीजिए या तो टेक्निकल चार्ट की बात कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है वो है 22,000 का। 2024 2025 में भी मार्च और अप्रैल में 22,000 का ही सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली हमें निफ्टी ने दिखाई थी। तो सेम रेप्लिकेट मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन इस बार भी रख सकते हैं। सो 22,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है जो निफ्टी हमें दिखा सकती है। और दूसरा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो नो डाउट 23,000 का रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम वाई की भी पोजीशन देखो और पिछले 2 हफ्ते की अगर आप चाल देखो तो 23,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। जो 22,000 से लेके 23,500 यानी कि 1,500 पॉइंट का एक अच्छा खासा रेंज बन चुका है, जिसमें मुझे लग रहा है कि निफ्टी आने वाले दिनों में यही रेंज में खेलती रहेगी। सो अगर वर्स्ट केस में अगर निफ्टी 22,400 22,300 आती है तो 22,000 के एसएल के साथ आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। ऊपरी लेवल पे 23,000 23,500 का टारगेट। और ऊपरी लेवल पे अगर निफ्टी 23,200 आती है, 23,200 23,300, तो 23,500 का एसएल वहां पे मेंटेन करके आप शॉर्ट भी कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट करना है तो वहां पे एक बार आपको ओवाई की पोजीशन भी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। सो 22,000 से लेके 23,500 के बीच में ही फिलहाल मोटा मोटी निफ्टी की जो मोमेंटम है हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, कोई शेयर नोटिस करवाएंगे आप? वेल, ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली कराएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं। ऑलरेडी हमने 4 स्टॉक देखे रखे, उसके ऊपर ही फोकस है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ सर, जिसका नाम है स्विगी। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इतना ही नहीं, लोअर बैंड ऑफ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 275 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चले। 267 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपरी लेवल पे सबसे पहला टारगेट 281 का होगा। 281 जैसे ही डिम्पी जी स्टॉक ब्रेक करेगा, 291 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो स्विगी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक स्विगी आपने जोड़ दिया, इससे पहले एनटीपीसी ग्रीन, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कुछ एक बेहतरीन शेयर आपने दिए, जो कि मार्केट्स के अंदर अभी भी ठीक पोजीशंस पे खड़े हैं। उनमें कोई खास दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट्स इसमें से एक आप छोड़ सकते हैं। आपको ये सभी शेयर एसआईपी मोड में लेने हैं। दूसरा, इन्वेस्टर होके लेने हैं। तीसरा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। ये चीज आपको हमेशा से फॉलो करनी होगी। अब एक एक दो दो पॉइंट करके मैं और आपके सामने से शेयर्स लेता चलता हूँ। फर्स्ट इज टाटा टेक एंड सेकंड इज बीपीसीएल। इन दोनों पर अपना टेक सर, टाटा टेक एंड बीपीसीएल।
वेल, टाटा टेक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेकिन आईपीओ एंड लिस्टिंग के बाद ही अंडर परफॉर्मेंस में रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल स्टॉक 540 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करके चलना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक ने देखने जाए तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। 541 के अराउंड है, खरीदारी करके जा सकते हैं। लोअर लेवल पे ऐसे थोड़ा लंबा आएगा, 515 का आएगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला इमीडिएट टारगेट 553 का होगा, 553। जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 590 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। टाटा टेक यस, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बीपीसीएल ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो क्रिएशन वाले स्टॉक में ये स्टॉक है। फिलहाल स्टॉक यहाँ पे 279 के अराउंड है, खरीदारी यहाँ पे भी करके चलने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें तो 298 का पहला टारगेट है। 298 जैसे ही ब्रेक होगा 315 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, एक और शेयर है टाटा ग्रुप का ही है, वो है टाटा पावर। एक बार जरा उसको भी चेक कर लेंगे प्लीज। फिर टाटा पावर की बात करें टिम्पी जी, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। बट अगेन पिछले लगातार एक दो सत्रह से एक दो हफ्ते से मैं इसको अवॉइड करके ही चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई लेवल पे पर्टिकुलरली ये स्टॉक में। टिम्पी जी, ये एक स्टॉक ऐसा है जो लो बीटा स्टॉक है और यहाँ पे उतनी वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये ऑनगोइंग जो इशू चला है उसमें स्टॉक में वॉलेटिलिटी कुछ हद से ज्यादा ही है। तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा जब तक कि वॉलेटिलिटी सेटल डाउन नहीं होती तब तक। ठीक है, एक सर कैश का शेयर है एनसीसी। एक बार आप जो इसको जरा चेक करेंगे, एनसीसी। वेल सर, एनसीसी की बात करें, व्यू एनसीसी को लेकर फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो व्यू एनसीसी में फिलहाल बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का है। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे अगर खरीदारी करके चलनी है चल सकते हैं। एक अच्छा खासा डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसने आर्ली चार्ट पे दिया हुआ है। 141 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए 134 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 148 का पहला टारगेट वो जैसे ही ब्रेक होगा 155 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है कुणाल जी, आप स्विगी के बारे में बता रहे थे। एक बार मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, स्विगी सिर्फ इन्वेस्टर्स को लेना है या फिर स्विंग ट्रेडर्स जो मौका देख के अंदर आएंगे और बाहर निकल जाएंगे उनको भी ले लेना चाहिए? वेल, इन्वेस्टर्स को नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली मैं स्विगी या ये स्टॉक में सजेस्ट नहीं किया। दिस इज ओनली प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ओके ठीक है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया गया है। इसमें इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा भी दूर रहना चाहिए। दूसरा सर, बॉम्बे डाइन एक बार चेक करेंगे, बॉम्बे डाइन से। वेल, बॉम्बे डाइंग की बात करें, व्यू बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक में देखने जाए तो जो व्यू यहाँ पे बन रहा है जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है फिलहाल 103 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और व्यू पर्टिकुलर स्टॉक को लेके मेरा नेगेटिव साइड का ही है। फर्दर गिरावट भी हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नो डाउट लास्ट ट्रेडिंग सत्र में स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी। 103 के अराउंड का क्लोजिंग दिखाया था, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे 107 पे 108 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा मुझे नहीं लग रहा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिले। ओवरऑल सेलो राइज वाली स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, लेकिन कैश वाला स्टॉक है तो सेलो राइज भी नहीं कर सकते, तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। ठीक है सर, एक और शेयर है एडोरेंस। एंडोरेंस, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, ENDU के नाम से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा स्टॉक पता करता हूँ। वेल, एंड्योरेंस की बात करें, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फिलहाल स्टॉक 2251 का राउंड है नाउ। डिब्बी डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बनाया है, ऐसा थोड़ा लंबा आएगा एंड कंडीशनल बाय होगा। 2274 2274 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो आप तुरंत खरीदारी करके चलिए इसमें। लोअर लेवल पे 2140 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक आपको 2350 का टारगेट दिखाई सकता है, उसके बाद आपको ये 2540 का भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो यस, एंड्योरेंस को लेके यहाँ पे जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। ठीक है सर, मझगांव डॉक का एक बार और चेक कर लीजिए, मझगांव डॉक। वेल, मझगांव डॉक की बात करें, व्यू मझगांव डॉक को लेके यहाँ पे व्यू पॉजिटिव साइड का है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस करके चल रही है। हाँ, खास करके डिफेंस को लेके एंड जो रिसेंटली गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको मजगांव ब्लॉक में देखने को मिल सकती है।
फिलहाल टेक्निकल के बेस पे देखने जाए तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सत्र में दिखाई दी, एंड उसी रेंज में लास्ट ट्रेडिंग सत्र का भी क्लोजिंग हमें दिया था। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे 2345 के ऊपर जाता है तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर, दो शेयर हैं, एक है SKF इंडिया और दूसरा है सुमितोमो केमिकल्स। पहले SKF इंडिया देख लीजिएगा सर। SKS, ओके सर। SKF सर, S फॉर स्नेक, K फॉर ओके। काइट एंड F फॉर फायर। ओके। SKF। बेरिंग बनाने वाली कंपनी है, इंडिया की अच्छी कंपनीज में से एक है ये। SKF इंडिया 1526, ओके। यस। ये सब मिल गया ये। SKF इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड से 2290 वाला स्टॉक आ रहा है एक। 1526 का है सर शेयर। वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, वैसे शेयर काफी फेमस है, लोगों में इन्वेस्टर्स ने रखा हुआ है। SKF इंडिया 1526 पे बंद यस। हुआ है ऊपर से। 1526 का राउंड है ये स्टॉक। यस, क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेक्टर में काफी अच्छा आया है। 1532 का राउंड आया है और स्टॉक का एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। व्यू बिम्बी जी यहाँ पे फिलहाल थोड़ा नेगेटिव साइड का है। 1526 अगर स्टॉक एक करेक्शन दिखाता है और अगर 1490 के अराउंड आता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके चलिए, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क जो प्रॉपर लेवल पे मिल जाएगा। फिलहाल थोड़ा इसको अवॉइड करके चलिए। 1490 आता है तो फिर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। ठीक है सर, डन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें फिर से टाइम दिया, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड डे यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हम्म। फिलहाल इस कार्यक्रम से विदाई, नमस्कार।